Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain Indian agriculture. आज हम इंडिया एग्रीकल्चर यानी भारत में जो हमारे खेती बाड़ी है एग्रीकल्चर उसके बारे में हम आज जानेंगे। एग्रीकल्चर जो है भारत, आपको पता है कि इंडिया जो है वो एग्रो बेस कंट्री है। एग्रो बेस यानी हमारी पूरी जो नींव है भारतवर्ष की वो टोटली जो है हमारे खेती बाड़ी के ऊपर ही ये निर्भर है। आप जानते हो जो हमारी जो मनी है, कैपिटल जो हमारी मनी है वो जो नेशन में है वो भी एग्रो बेस के ऊपर ही डिपेंडेबल है। तो इंडिया जो है एक एग्रो बेस कंट्री है और यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड कैसी है आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Since ancient times, agriculture has remained prime economic activity of most the people in India. Even today also, main support of the Indian economy is agriculture. प्राचीन काल से लेके जो खेती बाड़ी है, जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो है हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति में कामकाज है वो हमारे भारतवर्ष में लोगों के जरिए आ रहे हैं। आज भी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जैसा मैंने बताया था, हमारे जो कैपिटल इनकम है वो भी हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस पे है, मतलब हमारे खेतीबाड़ी के ऊपर ही बेस पे है। एग्रीकल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है हमारे भारतवर्ष में। अबाउट 60% ऑफ द लेबर पावर इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 60% लेबर जो है इस काम में व्यस्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। Besides supplying food to the people of India, raw material for many industries also comes from agriculture. और जो खाना लोगों को भारतवर्ष में रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्री में जो जाता है वो भी हमारे खेती बाड़ी से ही आते हैं, एग्रीकल्चर से ही आते हैं। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। जो नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से 22% जो है एग्रीकल्चर ने जो है ऑक्यूपाई करके रखा है। Crops and other farm products hold about 20% in export, which earns huge foreign exchange. जो क्रॉप्स हैं यानी जो फसल है हमारे उसका जो प्रोडक्शन होता है उसमें 80% इसमें योगदान है जो बाहर जाते हैं और इसमें से हमको फॉरेन से पैसा मिलते हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत की जो आर्थिक नींव है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही मेन जो है इन्वॉल्व है। दस इंडिया इज़ एन एग्रियन कंट्री। इसलिए जो है इंडिया जो है ये एग्रियन कंट्री माने जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 और मोर क्रॉप्स एनुअली कैन बी टेकन ड्यू टू द फैक्टर्स। इसलिए जो है हमारे भारतवर्ष में जो पूरे जो एरिया है उसमें हम लोग फसल उगाते हैं, जैसे उसको फर्टिलाइज मतलब उसको खातर से अच्छे से उस प्लेन को मतलब वो ज़मीन को खातर से अच्छे से फर्टिलाइज़ करते हैं। उसके बाद जैसा क्लाइमेट होता है, सीज़न जैसा होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है फसल को रोपा जाता है। इरिगेशन, जैसे कि इरिगेशन मतलब जैसे पानी की कोई ज़रूरत हो तो हम लोग उसमें वाटर इरिगेशन करते हैं, कनाल, डैम और वो सबसे सैलो से हम लोग पानी के इस्तेमाल करते हैं। स्किल एंड हार्ड वर्किंग फ्रेम्स एट फार्मर्स एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो मेहनत करने वाले खेडूत होते हैं उसके जो स्किल्स होते हैं उसके वर्किंग पार्ट बढ़ जाते हैं। इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड एग्रीकल्चर इज़ नॉट सफिशिएंट। हमारे यहाँ पे जो है अगर एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाना है तो ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको इसमें कुछ करना चाहिए। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएडुकेटेड। जो इंडियन फार्मर्स होते हैं वो जो है वो जनरली मतलब जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। यही एक प्रॉब्लम रह जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया मच लेस कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड ड्यू टू रीजन लाइक इंडिकेट फैसिलिटीज, इरिगेशन, इरेगुलर्स एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन, मोर पॉपुलेशन, लार्जर फैमिली, स्मॉलर फार्म्स, नो इंटरेस्ट इन एक्सपेंडेशन। इसमें क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना चाहिए तो इसमें बहुत सारे कारण आ जाती हैं। इसमें फैसिलिटीज़ बढ़ने चाहिए, इरिगेशंस पॉलिसी बढ़ने चाहिए। जो कभी कभी अचानक से बरसात आ जाता है जिसमें क्या होता है हमारे क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, ठीक है।
कोई छोटी फैमिली है और बड़ी फैमिली है और उसमें कमाने वाला कम है, बड़ी फैमिली है और उसमें स्मॉलर फार्म है, ये सब जो है प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे खड़े होते हैं। और हमेशा हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। टू सी कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, इसलिए जो है एग्रीकल्चर फील्ड में इसको लोअर माना जाता है हमारे समाज में। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब जो हम लोग हैं फार्मिंग के टाइप्स पढ़ेंगे कि कैसे फार्मिंग्स के टाइप्स के फार्मिंग होते हैं। जैसे कि समझ लो कि अलग अलग तरीके के जो फार्मिंग होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स कैसे होते हैं। द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इन द एंटर इंडियन इकोनॉमी आर एसोसिएट विद एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में, वो जो होता है इकोनॉमी एसोसिएट होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। फार्मिंग टाइप्स, अलग अलग फार्मिंग टाइप्स होते हैं, मतलब खेतीबाड़ी का अलग अलग पद्धति यहाँ पे जो है वो होते हैं। पहला जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड, येट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज़ वेरी वीक इवन टुडे। हमारे देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारे एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी में है, बहुत सारे चीज़ जो है डेवलपमेंट हुए हैं, इसका जो है प्रोग्रेस हुआ है। इसके जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। अभी जो कंडीशन है आर्थिक स्थिति में, अभी भी हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है वो वीक है, वो कमज़ोर है आर्थिक स्थिति की तरफ से। कॉस्टली सीड्स, मतलब जो बीज आते हैं इसको बोने के लिए बहुत महंगी होती है। फर्टिलाइजर्स एंड यूज इंसेक्टिसाइड्स प्रोवाइड स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स। जो खातर होते हैं वो इंसेक्टाइड्स जो इंसेक्ट को मारने के होते हैं वो छोटे छोटे फार्म में दिए जाते हैं, बड़े में बहुत ही महंगा खर्चा होता है। द फार्म प्रोडक्शन जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली एंड इज कंज्यूम्ड एज मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। ये जो फार्म प्रोडक्शन है इसके वजह से क्या होता है, जैसा प्रोडक्शन होता है फैमिली सफ़र करते हैं इसको, और ये मेंटेनेंस भी फैमिली में ही चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग को सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली। आज जो है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में यही योगदान है, जो एक्टिविटी है हम लोग इसको सिर्फ मेंटेनेंस कर सकते हैं और कुछ नहीं। ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है, वेयर द रेनफॉल इज इंडिकेट irrigation facilities are less there. Farming is dependent only on rain. Only one crop is taken through the humidity accumulated with the land. This is known as dry farming. ड्राई फार्मिंग क्या होता है, कभी कभी ना अचानक से बारिश आ जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो होते हैं वो लेस हो जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, फार्मिंग जो ऑनली हो जाता है डिपेंडेंट रेन के ऊपर से, क्योंकि वो सिर्फ रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, उसको इरिगेशन की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ओनली वन क्रॉप इज टेकन टू द ह्यूमिडिटी एक्युमुलेट विद द लैंड। सिर्फ एक ही जो है फसल हम एक ज़मीन पे उगा सकते हैं। दिस इज़ नोन एज ड्राई फार्मिंग। इसको जो कहते हैं ड्राई फार्मिंग करते हैं। इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितना बारिश होती है उसमें ही काम हो जाता है। क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट, पल्सेस विच रिक्वायर वाटर लेस वाटर आर ग्रोन। जो ज्वार होता है, मिलेट होता है, बाजरा, ज्वार और जितने भी दाल वगैरह होते हैं वो कम पानी में हो जाते हैं, उग जाते हैं। इन गुजरात व्हीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन द ह्यूमिड सॉइल्स एंड मानसून इज ओवर। मानसून के ख़त्म हो जाने के बाद ह्यूमिड जो मिट्टी आती है, बोंद मिट्टी जिसको कहा जाता है, उस मिट्टी में बरसात के बाद गेहूँ और ग्राम जो होते हैं वो इसमें जो है वो ग्रोन करते हैं। अब देखो वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग क्या होता है, मतलब भीगा हुआ ज़मीन के अंदर ये फार्मिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि वेट फार्मिंग इज़ कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ द हैवी रेन एंड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इरिगेशन। इफ देयर नो रेनफॉल ऑफ insufficient, more than crops is taken with the help of irrigations wherein paddy, sugarcane, cotton, wheat and vegetables are grown। जो भीगे ज़मीन पे जो हमको फैसिलिटीज़ मिलते हैं, इसमें क्या होता है, इरिगेशन ज़रूरी होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा हो जाता है, और जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, वो इरिगेशन के ज़रिए
जैसे कि पैडी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, शुगर कैन में, कॉटन, व्हीट और वेजिटेबल्स में भी। अब लोग कभी ऐसे फील्ड में जाओगे तो आपको देखना वहाँ की जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, तो हमको पता चल जाता है कि वेट फार्मिंग। कभी भी इसका ज़मीन जो है वो आपको सूखा हुआ नहीं दिखेगा, मतलब भीगा हुआ ज़मीन पे ये सब होते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है और इरिगेशन की भी ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग यानी झूम। झूम कल एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? शिफ्टिंग मतलब हम लोग जैसे उस ज़मीन पे हम लोग दूसरा भी खेती-बाड़ी उस ज़मीन पे कर सकते हैं। जैसे कि हेयर्स फॉरेस्ट आर बर्न्ड एंड क्लियर्ड, फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर। एक जंगल पे आग लग गई और वो जंगल जो है वो ख़त्म हो गया, उसको जो साफ़ करके यहाँ पे क्या करा जाता है? फार्मिंग स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है। द फार्मिंग टेक प्लेसेस फॉर 2 और 3 ईयर्स। 2-3 साल यहाँ पे खेतीबाड़ी होती है। व्हेन सोइल फर्टिलाइज इज रिड्यूस दैट एरिया इज एब्डोनेट दैट मेथड अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग अदर प्लेस। इसका जो फर्टिलाइड होते हैं वो जो होते हैं तो ज़मीन ऐसे ही जल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज ही हो जाती है और उसको हम दूसरे जगह पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड झूम कल्टिवेशन, इसको झूम कल्टिवेशन कहते हैं। क्रेल्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जितने भी कर्ल्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं यहाँ पे होते हैं। द प्रोडक्शन इज लेस इज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसका जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर टाइप भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेस होते हैं, कम ऐसा देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हियर रबर, टी, कॉफ़ी, कोका, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक एट्सेट्रा, ये जो सब है एग्रीकल्चर प्लांटेशन में ये सो जो फसल है वो होते हैं। आर रियल विद ग्रेट केयर। इसके लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसके लिए बहुत सारे हमको सतर्कता बरतनी पड़ती हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द सोल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए ज़्यादा पैसा भी हमको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। स्किल, टेक्निकल नॉलेज, मशीन, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शंस ऑन ऑल साइड, एक्वेंसेशन, ट्रांसपोर्टेशंस, फैसिलिटीज़। इसके लिए क्या होता है, हमको बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मशीन्स चाहिए, नए नए जो टेक्निक है वो चाहिए, फर्टिलाइजर्स अच्छे चाहिए और इसको जो है हर तरह से प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होती है। इसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी होती है और ये जो है महंगी एग्रीकल्चर में गिने जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो जो है एक ऐसा टेक्निक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इज़ द मैकेनिक स्वेज फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशंस ऑफ इंक्रीज्ड इरिगेशंस, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। इसमें जो है ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, इसमें इरिगेशन की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, मतलब जो रासायनिक खातर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जो इंसेक्टिसाइड्स जो दवा आती है वो भी चाहिए और बहुत मैकेनिकल इक्विपमेंट मतलब साधन भी ज़रूरत होती है। कैश क्रॉप्स ग्रोन मोर इस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग में जो कैश क्रॉप है उसके बहुत ही सारे ग्रो किए जाते हैं। द पर हेक्टर प्रोड्यूस इंक्रीज वेरी मच इन द सोन ऑफ क्रॉप्स इज इंक्रीज। अगर हम लोग इसको प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इसके जो क्रॉप्स है वो भी बढ़ेंगे। एज मोर इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमिक रिटर्न इस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज कॉमर्शियल फार्मिंग। इसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक रिटर्न्स इसके अच्छे आते हैं। फार्मिंग मेथड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग आर सम करेंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। अभी जो है करंट जो अभी चल रहा है उसमें से एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से वो हम आज अभी पढ़ेंगे। द रेट एट विच केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स एंड द केमिकल्स ऑल्सो लेफ्ट involved in preference the chemicals and insecticides in grains, vegetables, fruits and affected adversely the hygiene of the people, more damage in caused to an environment, the productive capability in fertilized land reduced due to the which crop of production of the land quantity reduced for long run। ये एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें फर्टिलाइज, केमिकल खातर, रासायनिक खातर, जो कीड़े मारने की दवा, ये सब यूज़ किया जाती है। अभी जो है इसमें केमिकल्स चले गए हैं और इसको केमिकल के निकाल के जो है इसको नेचुरल उगाया जा रहा है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और ये जो है हाइजीन नहीं होते हैं, मतलब जो नुकसानदायक नहीं होता है लोगों के लिए। तो जो इसमें जो होता है वो डैमेज भी नहीं करता है। अगर इसमें हम लोग
जो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स हैं, अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड्स यूज़ करेंगे और उसमें हम लोग रासायनिक खातर देंगे तो ये को तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी वो नुकसान पहुंचाएगा। द प्रोडक्टिव जो है कैपेसिटी जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन जो है क्वालिटी वेयर रिड्यूस्ड ओवर लॉन्ग रन, बहुत दिन तक जो है इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा और बहुत दिन तक ये चलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट मेथड फार्मिंग यूरिया एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज। इसमें जो है केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खातर यूरिया जो है यूज़ नहीं होती है। फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ nutritions. They contain natural taste, sweet fragrance, and thus minerals, vitamins, and enzymes in the crops. Nowadays, organic farm products more in demand, so the farmers to get return. ये एक ऐसा फार्मिंग है, इसमें कोई भी रासायनिक खातर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत ही न्यूट्रिशंस क्रॉप इसमें होते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। कंपोसाइट सार इसमें मिलाया जाता है, खातर मिलाया जाता है। और नीम जो होता है, गाय का जो पेशाब होता है, नीम के जो पत्ते होते हैं वो, और बटर मिल्क, ये सब यूज़ किए जाते हैं। और ये सब से जो होता है हमारा प्रोटेक्शन जो होता है उसके अच्छे होते हैं क्रॉप्स के। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं फुल न्यूट्रिशंस होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं और इसके जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों को बहुत कुछ मतलब रिटर्न इसका अच्छा आता है। सो चिल्ड्रन, आज जो है ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट मैं दूसरे लेक्चर में कल एक्सप्लेन करूँगी। सो गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम।